हिंदी दिवस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति मंत्रालय द्वारा हिंदी दिवस के अवसर पर अलग अलग प्रतिभागियों को आज पुरस्कृत किया गया है। हमारी अपनी हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए देश और विदेश में हमारे जो भाई बहन काम कर रहे हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदी भाषा को मान और सम्मान दोनों ही मिले हैं। मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा आज हमारे हिंदी दिवस के अवसर हिंदी भाषा के अलग अलग पुरस्कार, अलग अलग वर्ष के लगभग 9 पुरस्कार के प्रतिभागी यहाँ हमारे बीच में उपस्थित थे। मैं उनको पुरस्कृत करते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मध्य प्रदेश हिंदी भाषा के अलग को जगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे में हमारे अपनी हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए देश के अंदर भी, देश के बाहर जाकर के अलग अलग हमारे अपने भाई बहन जो काम कर रहे हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हिंदी को मान सम्मान मिल रहा है, कितना अच्छा लगता है किसी मंच से बैठ करके किसी बड़े से बड़े राष्ट्राध्यक्ष के सामने यशस्वी प्रधानमंत्री अपनी राष्ट्रभाषा में बात करते हैं। भाषा में बात करने का गौरव, उनके भाव हमारी बात को सुस्पष्टता से करने में भी पूरी बात भारत का एक तरह से ठीक से प्रतिनिधित्व करते हुए जो आनंद आता है, वो शब्दों से बयान नहीं कर सकते। उम्मीद करेंगे कि भारत की ये जो यात्रा, खासकर हिंदी भाषा की, अपने अपनत्व को लपेटे हुए पूरे विश्व में सिरमौर बने। वहीं हरियाणा के विपक्ष के नेता और गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपिंदर सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बेबुनियादी दावे करते हैं। हरियाणा की जनता ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाने का फैसला कर लिया है। उनके मान जाएंगे देखे, लेकिन नायब सिंह सैनी जी का तो सुबेरे कुछ बयान होता है, दोपहर को कुछ होता है, शाम को कुछ होता है, दिन में 4-4 बयान बदलते हैं, बिना आधार के बयान देते हैं। कोई बात नहीं है। चपरासी की बदली तक की उनके अधिकार नहीं है, वो भी दिल्ली से होते हैं। सर, उसके साथ ये भी दावा कर रही है बीजेपी की तीसरी बार वो हैट्रिक रिपीट करेंगे और तीसरी बार सरकार बनाएंगे। हमारा उनका दावा होगा ना, लोग फैसला करें, लोग फैसला कर चुके हैं। अब की बार कांग्रेस सरकार। सवाल है पीछे साइड फिल्म जा रहा है। पीएम मोदी डोडा में थे आज, श्रीनगर कश्मीर में। वहां से उन्होंने कहा कि कश्मीर से लेकर हरियाणा तक सभी जगह जो विपक्षी पार्टियां हैं जिनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ रहा हूं, परिवारवाद से ग्रस्त है। आप कैसे देखते हैं? बीजेपी में क्या है, उनको अपना नहीं दिखता, अपना परिवारवाद नहीं दिखता। परिवार, मान लो मेरा परिवार है, मेरे को तो अपने परिवार का गर्व है। मेरे दादा स्वतंत्रता सेनानी रहे, मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी रहे, हमने सेवा करी, हमने सेवा कराया। लोग जो है वहीं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जब हम जापान गए तो वहां की अर्थव्यवस्था देखी। मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आजादी के बाद जिस तरीके से हमारे देश का निर्माण होना चाहिए था, उस तरीके से देश को हर क्षेत्र में आगे ले जाना चाहिए था। कुछ लोगों की वजह से हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उन्होंने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे विश्वास है कि हम ऐसा करेंगे। अगले 5 वर्षों में हम अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में जरूर सफल होंगे। जिस तरह का हमारे मन में जो कल्पना थी, जो भाव था, क्योंकि आपने देखा होगा पिछली 29 और 30 तारीख को हमारा मुंबई के अंदर था रोड शो। हमने वो रोड शो किया और हमने पहले रोड शो में 4.5 लाख करोड़ से अधिक हमारे एमओयू जो हस्ताक्षर हुए थे। आपको पता है कि पहला हमारा कार्यक्रम था। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में केवल राज्य विकास की नई ऊंचाइयां मिलेंगी, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान होंगे। हम जब जापान में गए तो जापान की अर्थव्यवस्था को जब हमने देखा, वहां की स्थिति को हमने देखा, मैं कहना चाहता हूं मित्रों कि हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि देश की आजादी के बाद जिस तरह से देश के अंदर जो वातावरण बनना चाहिए था, जिस तरह से हर क्षेत्र में देश को आगे बढ़ना था, कुछ लोगों के
कारण हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। सबसे ज्यादा अगर देश में सरकार रही तो चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, कांग्रेस की सरकार रही थी, लेकिन उन्होंने कभी इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने का कारण वो छोटे छोटे देश, जब हम उनको देखते हैं मन में प्रसन्नता होती है कि इतने अल्पकाल में वो आज जीडीपी में कहां हैं, उनकी स्थिति क्या है। लेकिन हम जब हमारे देश की तरफ और प्रदेश की तरफ देखते हैं कि इन सरकारों ने कभी इस तरह के प्रयास नहीं किए कि हमारे लोगों को रोजगार के अवसर मिले, हमारा उद्योग आगे बढ़े, या ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, हम ऐसा माहौल बना करके उसको तैयार करें। मुझे पूरा विश्वास है अगले 5 वर्षों में हम अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सक्षम हो सकेंगे। हमारी कोशिश केवल देश के भीतर ही सीमित नहीं है, हम इस समिट को ग्लोबल समिट बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए अनेक देशों के साथ संपर्क कर वहां के निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया और जापान में आयोजित इन्वेस्टर मीट में हमें जबरदस्त समर्थन मिला है। मैं स्वागत करना चाहता हूं ऐसे दक्षिण कोरिया और जापान के उन निवेशकों का जो वो खुले। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बार बार इस बात की सफाई देने के बाद कि वह किसी भी कीमत पर भाजपा का साथ नहीं छोड़ेंगे, उसी पर राजद ने उनके खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। वहीं अब आरजेडी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बयान के जवाब में जेडीयू की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। पटना में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता ने बता दिया कि क्यों नीतीश हुए राजद से अलग। सुनिए। वीडियो और ऑडियो के साथ जवाब दे दिया है और विमर्श, स्वस्थ विमर्श की ये शर्त है कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो आपके पास सबूत हो। सबूत उनके पास हो नहीं सकते हैं। देखिए, बिहार के जो पिछले 19 वर्षों का सच है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन के चेहरा बने, उस गठबंधन को बिहार की जनता ने आंख मूंद कर आशीर्वाद दिया। और लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी, जगदा बाबू, सभी नेताओं को एक बात का स्मरण कर लेना चाहिए कि 2010 में उनकी पार्टी रसातल के करीब पहुंच गई थी। उनकी पार्टी समाप्ति के कगार पर थी। हमने उन्हें संजीवनी दी। इसलिए गिड़गिड़ाने का सवाल क्या है? अगर 2 बार उनके साथ हम लोग गए तो निसंदेह जो अनुभव हैं वो ये बताते हैं कि इनके साथ काम करना नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के अनुरूप नहीं है। और उन्होंने बार बार दोहराया कि भविष्य में कभी भी हम राजद के साथ नहीं जा सकते। मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी ने काफी विस्तार के साथ बिहार की राजनीति के पुरोधा कर्पूरी ठाकुर जी के नाम पर बने हुए हमारे जदयू के इस कर्पूरी सभागार में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई राजीव रंजन जी, मुख्य प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, वर्तमान में विधान पार्षद माननीय नीरज कुमार जी, आदरणीय प्रदेश प्रवक्ता प्रोफेसर निहोरा यादव जी, और लोकतंत्र के चौथे खंभे के तौर पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के तमाम साथीगण, तमाम बंधुगण, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत इस विषय पे कि लोकतंत्र के चौथे खंभे में आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रभाव बहुत व्यापक हो गया है। और आज मैं जिस विषय पे बोल रही हूं वह विषय यही है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बिहार के ट्विटर बॉय, जो हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से उप मुख्यमंत्री बनने का उन्हें सौभाग्य मिला था, पूर्व मुख्यमंत्रियों के पुत्र हैं, राजपुत्र हैं, मगर राजनीति में लगातार तेजस्वी यादव जी मेहनत करना पड़ता है, सामाजिक सरोकारों से संबद्ध रहना पड़ता है।
वहीं मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग में अपराधी को पैर में गोली लग गई है। पुलिस के गाड़ी पर भी कई राउंड फायरिंग की गई। घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस अभिरक्षा में उसका इलाज किया जा रहा है। मामला पानापुर करियात थाना क्षेत्र का है। दरअसल पानापुर ओपी थाना क्षेत्र में पुलिस वाहन जांच चेकिंग कर रही थी। इसी क्रम में बाइक पर सवार होकर काटी थाना क्षेत्र के कमरुद्दीन उर्फ मकरा पहुंचा। पुलिस उसे रोकने के लिए इशारा किया, जिसके बाद हथियार निकालकर उसने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस के गाड़ी पर गोली लगी है। इसके बाद पुलिस ने मकरा को चुनौती दी, लेकिन मकरा ताबड़तोड़ फायरिंग करता रहा। तब आत्मरक्षा पुलिस ने भी फायरिंग करना शुरू कर दी और उसके पैर में गोली लगी। पानापुर करियात क्षेत्र में अभी एक वाहन चेकिंग हम लोग कर रहे थे। वहाँ पे एक अपराध कर्मी है जिनका नाम मकरा और कमरुद्दीन, उसकी मुठभेड़ हुई है पुलिस के साथ। उसमें पानापुर के जो थानाध्यक्ष हैं उमाशंकर वो भी थे, वहाँ के सब इंस्पेक्टर राजा थे और पुलिस बल भी। इस मुठभेड़ में जो पुलिस की गाड़ी है उस पर भी 2-3 राउंड फायर हुआ। इसके बाद पुलिस ने जो है सेल्फ डिफेंस में चेतावनी देते हुए बड़ी कंट्रोल फायरिंग की, जिसमें 2 गोली अपराध कर्मी को लगी, दोनों उनके पैर में लगी और वो अभी यहाँ मेडिकल कॉलेज में इलाज है। और इनका अच्छा खासा एक लंबा आपराधिक इतिहास है। 10 कांड इनके ऊपर है, कांटी थाना क्षेत्र में ही है और ये कांटी के ही रहने वाले भी हैं। और जो केस हैं वो सारे केस या तो आर्म्स एक्ट के हैं या लूटपाट के हैं या 307 के हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व इनके द्वारा कांटी परिसर में भी CISF वहाँ पे। खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर भागलपुर सिविल कोर्ट के सभी न्यायिक अधिकारी एवं काफी संख्या में मामलों का निष्पादन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। इसी दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी समझौते के आधार पर मामलों का निष्पादन होता है, जिसका मामला लंबे समय से कोर्ट में लंबित है। इसके लिए भागलपुर में 18 बेंच, नवगछिया में 5 और कहल गांव में 2 बेंच बनाकर आपसी सुलह के आधार पर वादों का निपटारा किया गया। वहीं वादियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी लगाया गया है, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो सके। भागलपुर में 18 बेंच है, नवगछिया में 5 और कहलगांव में 2 बेंच गठित किया गया है। इसमें व्यवहार न्यायालय के कोर्ट केसेस के मैक्सिमम डिस्पोजल पर फोकस किया गया है। जो न्यायालय के जो कंपाउंडेबल क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेज हैं, हमने करीब 5800 केसेज में बाधिकारियों को नोटिस किया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग अभी देख पा रहे थे कि लोगों का आना काफ़ी भारी संख्या में शुरू हो गया है और आज सभी बेंचों के में उपस्थित सभी न्यायिक पदाधिकारीगण इस कार्य को करेंगे। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी उत्तरोत्तर प्रयास से अच्छा परिणाम देती आ रही है। इस बार भी हमें उम्मीद है कि पिछले लोक अदालत से अच्छा हम निष्पादन करने में सक्षम हों। सुप्रीम कोर्ट में मामलों को प्रस्तुत किया गया था, जिसमें से एक मामला अंतिम रूप से निपटारा हो गया। भागलपुर में 18 बेंच है, नवगछिया में 5 और कहलगांव में 2 बेंच गठित किया गया है। इसमें व्यवहार न्यायालय के कोर्ट केसेस के मैक्सिमम डिस्पोजल पर फोकस
जूस का सेवन नहीं किया। जूस खराब ना हो इसके चलते सहयोगी पवन बर्मन ने जूस का सेवन कर लिया और लगभग 2 घंटे बाद पवन को गड़बड़ाहट और बेचैनी, सीने में दर्द और गले में परेशानी होने लगी। मैं इंद्रपाल मकाम जेएस प्रदेश अध्यक्ष। अभी जानकारी लगी है कि जो हमारे जो साथी हैं देवदूत जो रक्तदान परिवार के जो सचिव हैं हमारे पवन बर्मन जी, नर सेवा नारायण सेवा जो आपने कहा सुनी होगी, एक जो महिला थी रंजिया इलाके की जो महिला थी उन्होंने ब्लड देने के लिए जो जब आए थे तो ब्लड देने के उपरांत जो है जो अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जो जूस जो पिलाया जाता है वो अस्पताल प्रबंधन ने जो है एक्सपायरी डेट वाले जो जूस दिया था उनको पीने से जो हमारा जो डोनर है वो बेहोश हो गया, उसके सीने में दर्द है और वो बेहोश पड़ा हुआ है। इस प्रकार के जो लापरवाही है अस्पताल प्रबंधन के साफ उजागर होता है कि कहीं न कहीं जो अस्पताल प्रबंधन है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रही। हम कैंप के लिए गाड़ी गई थी तो गाड़ी की क्या ये जूस के साथ ही ऊपर स्प्रिट की बोतल रखी हुई है, जिसके कारण स्प्रिट की बोतल टूट के अगर इनके ऊपर गिर गई तो उससे क्या है कि वो मिट गया है उसका एक्सपायरी डेट और हम आपको उस बैच के साथ उसकी सारी बिल आपको उपलब्ध करवा देंगे जिसमें एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग सारी लिखी हुई है। पूरी बोतल के ऊपर गिर गया तो पन्नी के अंदर जैसे फैल गया तो ऊपर की तरफ ही लिखा हुआ है सारे में एक्सपायरी डेट, जिसके कारण वो मिट गया है। क्या नाम लिखते हैं आप? अभी सूचना मिली हुई थी कि यहाँ पर जो है ब्लड डोनेशन करने के बाद में आपको जो है वो एक्सपायरी डेट का जो है वो जूस जो है लोगों को दिया गया है, उसके संबंध में जांच कर दिया है। मौके में सर क्या पंचनामा तैयार हुआ? अभी मौके में भी जांच जो है वो जारी है। हमने देखा है कि कुछ पैकेट्स में जो है डेट नहीं लगी है, बाकी इसमें। खबर मध्य प्रदेश के खरगोन से है, जहां नर्मदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। ऊपरी क्षेत्र में हो रही बारिश से जलस्तर बढ़ रहा है। इसके बाद ओंकारेश्वर बांध के 23 गेट खोल दिए गए हैं। महेश्वर में देवी अहिल्या किले की सीढ़ियों तक पानी पहुंच गया है। अहिल्या घाट पर मंदिर जलमग्न हो गए हैं। खरगोन जिले के नर्मदा किनारे लगातार बढ़ रहे जलस्तर के बाद महेश्वर, मंडलेश्वर, कसरावद, सनावद, बड़वाहा और आसपास के क्षेत्र में प्रशासन लगातार बुनियादी कर रहा है। प्रशासन ने निचली बस्ती में अलर्ट जारी किया है और पटवारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बरस गांव के पास का है, जहां पर बाइक सवार 2 युवक जयराम पुत्र राम बहादुर उम्र 23 वर्ष और माता प्रसाद पुत्र बद्री प्रसाद उम्र 35 वर्ष निवासी पंचक का पूर्वा खाद लेने के लिए बाजार जा रहे थे। तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां जयराम की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया।